विवाह को लेके ऐसे कौन कौन से आवश्यक तथ्य हैं जिसको पूरा करना बेहद ही जरूरी है। अगर उस तथ्य को पूरा नहीं किया गया तो हिंदू विवाह अमान्य होगा। तो आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज करने के लिए ऐसे कौन कौन से शर्त हैं जो दिए गए हैं कानून में और उस शर्त को पूरा करना आवश्यक है। आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस यही करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी कंडीशन दिया गया है हिंदू विवाह को लेके वो दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो शर्त है, कंडीशन, वो क्या है? नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। कहने का यह मतलब हुआ कि शादी करते वक्त, ठीक है, आप ये इस बात पे एकदम गौर कीजिएगा, किस वक्त? एट द टाइम ऑफ मैरिज। दैट मीन्स कि शादी के वक्त, ठीक है, जिस वक्त शादी हो रहा है उस टाइम लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल अगर यह उठ गया कि अगर कोई लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा है और वो दोबारा शादी करता है तो ऐसे परिस्थिति में वो जो दूसरा शादी हुआ है, दूसरा जो मैरिज है, उसका क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए, जो दूसरा मैरिज जो है वो माना जाएगा वाइड माना जाएगा सेक्शन 11 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट का। वाइड का मतलब होता है शून्य। ठीक है, और ऐसे करने वाले व्यक्ति को सजा होगी सेक्शन 17 के तहत और सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ठीक है, अब ये दूसरा शर्त क्या है हिंदू मैरिज को लेके? क्या कहता है कि शादी के वक्त एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो है अयोग्य नहीं होनी चाहिए। किस बात को लेके? वैलिड कंसेंट देने को लेके। और अयोग्य किस ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए? अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पे। दैट मीन्स अगर लड़का या लड़की, ठीक है, अगर अनसाउंड माइंड होने के कारण वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है, ठीक है, क्लियर, तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि वे अयोग्य हैं और वो शादी नहीं कर सकते हैं, या दैट मीन्स कि हिंदू मैरिज नहीं हो पाएगा दोनों के बीच में। क्लियर? या फिर अगर लड़का या लड़की वैलिड कंसेंट, दैट मीन्स कंसेंट का मतलब सहमति, अगर वैलिड कंसेंट देने को लेके योग्य है भी परंतु वह मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है। वो भी किस प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है? देखिए यहां पे उस प्रकार का, उस हद तक जो यह माना जाता है कि ऐसे सिचुएशन में शादी के लिए ऐसे व्यक्ति फिट नहीं होते हैं और बच्चे के प्रोक्रिएशन में, बच्चे को जन्म देने को लेकर भी ऐसे व्यक्ति फिट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी अगर शादी होता है ऐसे परिस्थिति में, तो ऐसे शादी या हिंदू मैरिज को हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखिए, यहां सवाल जब उठ जाएगा कि ऐसे शादी को क्या कहेंगे, तो इसमें बाद में आएंगे। ठीक है, अब तीसरा शर्त देखिए क्या है कि अगर पार्टी टू मैरिज, दैट मीन जो लड़का लड़की के बीच में शादी हो रहा है, अगर वह उसमें से दोनों में से कोई भी एक को अगर दौरा पड़ता है तो फिर यह भी क्या माना जाएगा कि ऐसे परिस्थिति में हिंदू मैरिज, वैलिड हिंदू मैरिज नहीं हो सकता है। अब यहां दोस्तों देखिए दोस्तों कि अगर ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति शादी करता है, ठीक है, तो ऐसे मैरिज का क्या प्रभाव होता है? पहले कंडीशन में क्या देखे थे कि अगर कोई व्यक्ति पहले कंडीशन को ब्रेक करके, ठीक है, इसका हनन करके शादी करता है तो ऐसे मैरिज को हम लोग मानते हैं शून्य। ठीक है, शून्य विवाह होता है, वाइड मैरिज। ठीक है, और वो पनिशेबल भी है। लेकिन दूसरे कंडीशन में जो 3 बात कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति इस तीनों कंडीशन में आता है, वो शादी करता है, हिंदू मैरिज करता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर शादी हुआ, ऐसे कंडीशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस में शादी हुआ, तो ऐसे मैरिज को हम लोग मानते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लाउज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वाइडेबल मैरिज मानते हैं। दैट मीन शून्य करणीय। ठीक है, वाइडेबल का मतलब होता है वह मैरिज जिसको शून्य किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? पहले वाले में क्या था कि वो पहले से शून्य है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति, दैट मीन्स लड़का या लड़की, ठीक है, ब्राइड ग्रूम या ब्राइड, अगर वायलेट करके इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो क्लाउज 2 में दिया गया है सेक्शन 5 का, तो ऐसे कंडीशन को वायलेट करके अगर शादी करता है या करती है तो वो माना जाता है वाइडेबल मैरिज। और ये किस प्रावधान के तहत माना जाता है? तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लाउज बी के तहत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। क्लियर? क्लियर हो गया? दैट मीन्स कि ऐसे मैरिज को वैलिड भी किया जा सकता है और वाइड भी किया जा सकता है।
अब आइए जो तीसरा शर्त है वो क्या कहता है कि ब्राइड ग्रूम का क्या मतलब होता है? लड़का का एज 21 वर्ष और ब्राइड का एज 18। ब्राइड का मतलब लड़की का एज 18 वर्ष हो जाना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हिंदू मैरिज को लेकर। देखिए, अगर कोई लड़का जिसका एज 21 वर्ष से कम है या कोई लड़की जिसका उम्र एज 18 से कम है, अगर वो विवाह करता है तो ऐसे विवाह को हम लोग कहते हैं बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, और वे क्या है? इलीगल है। ठीक है, ऐसे विवाह क्या है? इलीगल है। अब देखिए, ऐसे कंडीशन को वायलेट करके अगर कोई व्यक्ति पार्टी टू मैरिज लड़का या लड़की शादी करता है तो वो मैरिज वाइड या वाइडेबल नहीं होता, वो क्या होता है? इलीगल होता है। अब इलीगल का क्या मतलब हो गया देखिए, और ऐसे सिचुएशन में ऐसे मैरिज का क्या प्रभाव होगा? देखिए, अगर कोई लड़का शादी करता है जिसका एज 21 से कम है तो उसको इस बात का, क्योंकि उसने लॉ को वायलेट किया है तो उसको इस बात का सजा होगा, लेकिन वह जो मैरिज किया है उसका जो प्रभाव होगा वो वैलिड मैरिज माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो अपना सजा काट चुका होगा तो उसके बाद जो शादी हुआ है उसके द्वारा वो मैरिज क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाता है। ठीक है, बस शर्त क्या होता है कि उसने जो मैरिज किया है इस कंडीशन को वायलेट करके तो वो पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, और देखिए किस सेक्शन के तहत पनिशेबल है, तो सेक्शन 18 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट का। और ऐसे व्यक्ति को जो सजा होता है वो होता है 2 वर्ष का सश्रम कारावास। ठीक है, और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दोस्तों नोट कीजिए कि ऐसे मैरिज को प्रोहिबिट करती है कौन सी एक्ट? तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है प्रोहिबिट करती है। ठीक है, अनुमति नहीं देती है ऐसे मैरिज को। ठीक है, ये एक्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और नोट कीजिए कि 1978 के पहले जो कंडीशन था वो यह था कि लड़का का एज 18 होना चाहिए और लड़की का एज 15 होना चाहिए, जिसको 78 के बाद अमेंडमेंट करके हिंदू मैरिज एक्ट में बढ़ा दिया गया और 21 वर्ष कर दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर? ये हो गया तीसरा शर्त। अब ये चौथा जो शर्त है फॉर वैलिड हिंदू मैरिज वो क्या कहता है? देखिए, पार्टी टू मैरिज, 2 लोग जिसमें शादी हो रहा है वह 2 लोग एक दूसरे के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। अब देखिए क्या मतलब हुआ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का। तो जो टर्म इस्तेमाल हुआ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उसको परिभाषित डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लाउज डी में हिंदू मैरिज एक्ट का। अब आप ये समझिए कि वह कौन व्यक्ति होते हैं जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक हिंदू व्यक्ति किस से शादी नहीं कर सकता है? अपने माँ से, अपनी भाभी से, क्लियर, अपने बहन या भाई के बच्चों से। तो ऐसे जो लोग से शादी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ऐसे लोग उस व्यक्ति के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, कि और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। अब जो अंतिम शर्त है वो यह है कि जो पार्टी टू मैरिज है, दैट मींस कि 2 व्यक्ति जिसके बीच में शादी हो रहा है वो एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मींस कि ए और बी के बीच में अगर शादी हो रहा है तो ए और बी एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए। तो यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ सपिंड, तो इसको भी परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 क्लाउज एफ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। अब देखिए, सपिंड रिलेशनशिप क्या होता है? एक व्यक्ति का जो, मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ए का जो मदर है, जो माँ है, उसका 3 जनरेशन, क्लियर, और ए का जो पिता है उसका 5 जनरेशन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, ए के माँ के तरफ से 3 जनरेशन तक और ए के पिता के 5 जनरेशन तक जो भी व्यक्ति आएगा वह माना जाएगा ए का सपिंड, और ए उस व्यक्तियों से शादी नहीं कर सकता है। क्लियर? तो दोस्तों, आज इस लेक्चर को अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदू मैरिज करने के लिए ऐसे कौन कौन से आवश्यक तथ्य हैं, कंडीशन है, जिसको पूरा करना आवश्यक है। तो पहले में हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ ऐसे भी शर्त देखें कि जिसको वायलेट करके अगर मैरिज होता है तो वो मैरिज का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो पहले में मैरिज का क्या प्रभाव होता है? अगर कंडीशन वायलेट हुआ पहला वाला तो मैरिज वाइड हो जाएगा। दूसरा कंडीशन अगर वायलेट हुआ तो मैरिज वाइडेबल हो जाएगा। तीसरा में क्या होता है? मैरिज वैलिड होता है लेकिन वो इलीगल हो जाता है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है,
यहाँ पे देखिए रोल आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे तो वहां पे आप देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यहाँ पे जो प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे मैरिज को इलीगल माना जाता है और ऐसे कंडीशन को वायलेट करके जो शादी करता है उसको सजा हो सकती है। सेक्शन 18 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट का 2 वर्षों का कारावास हो सकता है विद सश्रम और 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है? और पार्टीज डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आने चाहिए और एक दूसरे के सपिंड भी नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या कोई व्यक्ति डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड, कोई व्यक्ति जो शादी कर रहा है, 2 व्यक्ति, अगर वो 2 व्यक्ति डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है या फिर दोनों एक दूसरे का सपिंड है, तो क्या ऐसे कौन से परिस्थिति में वो दोनों उन व्यक्तियों में शादी हो सकता है हिंदू मैरिज? तो देखिए, अगर उन दोनों में से किसी एक का नहीं, उन दोनों का अगर ये रीति रिवाज है जिसको इस बात की मान्यता दे रहा है, तो ही वो शादी कर सकता है इन 2 कैटेगरी को वायलेट करते हुए भी। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।